साथियों नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी। आज आप सभी को मैं देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे और खास तौर पर जो विपक्ष जिस तरह से लामबंद हुआ है 2024 के इलेक्शन को लेकर के, उसी परिप्रेक्ष्य में हम पश्चिम बंगाल की राजनीति से इसको केंद्रित करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे पास उपस्थित हैं देश के जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर पांडे जी। विजय शंकर पांडे जी काफी दिनों तक कलकत्ता में रह करके उन्होंने पत्रकारिता की है। कलकत्ता के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने पत्रकारिता की है। वो एक अलग तरह की जुझारू प्रवृत्ति के मालिक हैं और उनका जो अप्रोच है वो पूरी तरह से कहा जाए कि सेकुलर है, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति को लेकर के, बंगाल की राजनीति में हिंसा को लेकर के क्या वजह है, क्यों, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस वजह से वहां हर चुनाव में हिंसा होती रहती है, और नई ताजा स्थिति में जिस तरह से पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, उसमें क्या ममता बनर्जी बहुत लंबे समय तक इस महागठबंधन से अपने आप को जोड़ करके रख पाएंगी, क्योंकि उनका जो इतिहास रहा है, उन्होंने कभी भी कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी को बहुत तवज्जो नहीं दी है। लेकिन पिछले दिनों जो पटना में महाबैठक हुई थी, उस सम्मेलन में, उस बैठक में ममता बनर्जी पहुंची भी थी। राहुल गांधी के साथ उन्होंने मंच भी साझा किया और उनकी तारीफ भी की। तो हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को लेकर के इस बार चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा होगी हमारी विजय शंकर पांडे जी से। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने सुना होगा कि किस परिप्रेक्ष्य में हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, खासतौर पर 2024 के इलेक्शन को लेकर के जो विपक्ष की घेरेबंदी हो रही है, जो जुटान हो रही है, उसमें उसी परिप्रेक्ष्य में बंगाल को जोड़ते हुए, ममता बनर्जी को जोड़ते हुए, और जो हिंसा की बात मैंने की कि वो लगातार देखा जाता है कि जो जब भी वहां कोई इलेक्शन होता है तो वो एक व्यापक हिंसा का दौर भी वहां उठता है। अभी आपने देखा होगा कि जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, उस पंचायत के चुनाव में भी काफी बड़ी हिंसा हुई। 8 लोग मारे गए, जिसमें 4 लोग तो तृणमूल कांग्रेस के ही थे, उसके अलावा बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के लोग भी थे। तो आखिर बंगाल की राजनीति को किस रूप में आप देखते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप बहुत दिनों तक, लंबे समय तक आप बंगाल की राजनीति से जुड़े रहे। वहाँ की राजनीतिक हिंसा का जहां तक मामला है, 1967 तक तो एक छत्र कांग्रेस का राज्य रहा है। कम्युनिस्टों ने 1967 में 1967 में वहां का मुख्य विपक्षी दल कम्युनिस्ट रहा है, और 1967 के आसपास ही वहां 3 नए पैसे ट्राम का किराया बढ़ने पर 3 ट्रामें फूंक दी गई थी। ये बहुत चर्चित प्रकरण है जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, और ज्योति बसु के नेतृत्व में वो आंदोलन चला। बाद में वहां जो चुनाव हुआ उसमें अजय मुखर्जी बंगाल कांग्रेस से ही अलग हुआ धड़ा था, जिसका नेतृत्व अजय मुखर्जी कर रहे थे। वे मुख्यमंत्री बने और ज्योति बसु पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पे आए। हालांकि ये सरकार चली नहीं, 8-9 महीने ही चली। लेकिन 80 के दशक में विशेष तौर पे सिद्धार्थ शंकर राय के जमाने में, जब सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री थे, और सिद्धार्थ शंकर राय जो चितरंजन दास हैं उन्हीं के नाती थे, और वो प्रतिष्ठित परिवार से जुड़े थे। बांग्लादेश के निर्माण के साथ ही इंदिरा गांधी के साथ उनकी काफी नजदीकी थी।
उनके ही शासनकाल में वहां अराजकता भयंकर फैली है और उसी दौरान नक्सल मूवमेंट भी चल रहा था। तो उस दौरान राजनीति में हिंसा और सत्ता को बेदखल करने के लिए भी हिंसा का इस्तेमाल किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी। दूसरी बात यह है कि ये पंचायत चुनाव को संदर्भ में विशेष तौर पे लेकर मैं बोल रहा हूँ कि वहां से जो हावड़ा और कलकत्ता, कभी मैनचेस्टर और लंदन की तुलना जिस शहरों के साथ की जाती थी, वहां पे इंडस्ट्री वाम मोर्चा के शासनकाल में एक एक करके खत्म होती गई। ज्योति बसु के शासनकाल में तो कम्युनिस्ट आंदोलन जो उभरा है और जो जमीन बनाया है वो बेसिकली वहां पे किसानों के बूते शासन लगातार 3.5 दशक तक जो शासन चला है वो किसानों के बूते चला है। जो भूमि सुधार विनय कृष्ण चौधरी बतौर सिंचाई मंत्री, उन्होंने जो भूमि सुधार वहां पे किए हैं वही आधार बना जिसके आधार पर 3.5 दशक तक कम्युनिस्ट शासन वहां रहा। ममता बनर्जी ने, जब ये बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वहां की बेरोजगारी और अन्य समस्याओं को, आर्थिक असमानता की समस्याओं से निजात पाने के लिए जब वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन की व्यवस्था शुरू की, कुछ अपने नीतियों में बदलाव किया, तो नैनो को लेकर के ममता बनर्जी आंदोलन करने लगी और वही एक कारण बना जिसमें वो सत्ता से कम्युनिस्ट बेदखल हो गए। इसके बाद ममता बनर्जी भी जैसे आती हैं तो उनकी भी भाव भंगिमा सब कुछ, उन्होंने जिनको सत्ता से बेदखल किया है उन्हीं की तरह रही है। वहां आर्थिक असमानता बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात यह है कि एक लंबे ये तक, यहाँ मैं नीरज सिंह चौधरी का जिक्र करना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर लेखक है नीरज सिंह चौधरी। तीसरी बार जब ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसे टेलीग्राफ कलकत्ता ने छापा भी था। वो टेलीग्राफ के 5वीं वर्षगांठ पे वो आर्टिकल छपा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो कम्युनिस्ट शासन है ये सर्वहाराओं की सरकार नहीं है, एलिट गवर्नमेंट, भद्रो लोग बांग्ला में जिसको कहा जाएगा। वहां कहने का सीधा सीधा आशय है कि लंबे अरसे तक सवर्णों का जो सशक्त खेमा था वही सत्ता में रहा है और उसकी वजह भी थी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वही लोग जाके अग्रणी की भूमिका निभाया करते थे जो पढ़े लिखे थे, वेल क्वालिफाइड थे और आर्थिक रूप से भी समृद्ध थे। तो जो उसमें जमींदारों की भूमिका ज्यादा थी। कम्युनिस्टों ने जो व्यवस्था बनाई उसमें ये लोग मजदूरों के हिमायती बने। तो ये वर्ग संघर्ष शुरू हुआ अमीरों और गरीबों के बीच में। इधर भी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे खत्म होता गया तो वहां रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ और इस विशेष तौर पे बड़े चुनाव में तो नहीं, क्योंकि बड़े चुनाव में खर्चे ज्यादा हैं और हर आदमी भागीदारी नहीं कर सकता। वो भी आज के दौर में भारत का जो विधानसभा चुनाव भी, आपका कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ है, ये दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। पिछला लोकसभा चुनाव भी दुनिया का सबसे महंगा चुनाव भारत में हुआ। तो बड़े चुनाव में तो नहीं, लेकिन जो छोटे लेवल के चुनाव होते हैं उसमें आम लोगों की भागीदारी ज्यादा रहती है, उसमें सबके उसी के जरिए आय का साधन भी ढूंढा जाता है। और वहां पे जो ये पार्टियों के बीच संघर्ष होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव से पहले होगा, ये चुनाव के बाद तक, ये महीनों तक चल सकता है। बल्कि 90 के दशक के बाद अगर आप गौर करेंगे तो एवरेज 20 राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हर साल हो रही हैं। चुनाव के वक्त हो सकता है ज्यादा होगा, भारी मात्रा में असलहे भी बरामद किए गए हैं, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आप जो संख्या बता रहे हैं उससे संख्या ज्यादा है। ये तो जो मीडिया में जो चीजें आई हैं वो उसका जिक्र किया है। दूसरी बात यह है कि जहां तक चुनाव में बल प्रयोग की बात है तो ये एक साइंटिफिक रिगिंग शब्द ज्योति बसु के शासनकाल में बहुत चर्चा में था, पूरे देश में चर्चा में था। उस साइंटिफिक रिगिंग यही था कि ममता बनर्जी अपने घर में बंद हैं, उनको चारों तरफ से ये किया गया है, वोटिंग हो रही है और वो मोहल्ले के जितने लोग हैं वो सबका वोट वहां गिर गया है, आप वोट कार्ड लेके जाएंगे तो वोट गिर चुका है। यही साइंटिफिक रिगिंग था, बूथ कैप्चरिंग, साइंटिफिक रिगिंग के ही ये में आता था।
तो इस तरह करके सत्ता से बेदखल करने, सत्ता को कब्जियाने, ये सब होड़ वहां रहती है। और राजनीतिक हिंसा का तार तेभागा आंदोलन से भी जुड़ता है, जो 1946 में होता है, स्वतंत्रता से ठीक 2 साल पहले। तो तिभागा आंदोलन यही था कि हम लगान के तौर पे 1/3 हिस्सा ही जमींदार को देंगे। तो ये वर्ग संघर्ष वहां अरसे से होता चला आ रहा है और ये उसी की परिणति है। ये है कि 80 के दशक के बाद ये तादाद भारी मात्रा में बढ़ गई है, आंकड़े अब डराने लगे हैं। और वैसे बाहुबल का बंगाल की जो सीमा है वो किसी दौर में उत्तर प्रदेश की सीमा को छुआ करती थी, हालांकि उस वक्त उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और रहा होगा। लेकिन ये पूरा कल्चर ये पूरे बेल्ट में है, इवन यूपी और बिहार को भी कह लीजिए। तो जो बाहुबली होते हैं वहां जो जिन लोगों को कहा जा रहा है कि वो लोग हिंसा कर रहे हैं, वो सारे बाहुबली दल सत्ता बदलते ही उसी पार्टी के हो जाते हैं। जो कम्युनिस्टों के कल गुंडे थे वही आज तृणमूल के गुंडे। और यही कल अगर बीजेपी या कांग्रेस वहां सत्ता में आती है तो यही लोग उस खेमे में होंगे, क्योंकि उनका सीधे राजनीतिक स्वार्थ इससे जुड़ता है। मतलब वहां का जो बाहुबली है, वो हमेशा किसी न किसी तरह से सत्ता के साथ जुड़े रहते हैं। सत्ता के संरक्षण की जरूरत ज्यादा पड़ती है। और कम्युनिस्ट शासन में तो ये भी हुआ कि पैरेलल एक प्रशासन चलाया गया है। अगर हमारे पार्टी का जो वार्ड का मुखिया है, तो इवन मैं वार्ड लेवल की बात कर रहा हूं, अगर हमारे आपके बीच कोई विवाद हो गया और आपने सीधे वार्ड के पार्टी के मुखिया से संपर्क कर लिया और हम जाके लीगल कार्रवाई करने के लिए एसपी से संपर्क करते हैं, तो एसपी से ज्यादा पावरफुल वार्ड का मुखिया जो पार्टी का मुखिया होता था, उसकी हैसियत थी कि वो एसपी का तबादला करा। जी पांडे जी, अभी आपने बंगाल में जो चुनावी हिंसा होती है वो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद की जो स्थिति थी उस पर आपने अपने विचार रखे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि बंगाल की पूरी राजनीति के बारे में अगर कुछ आप प्रकाश डाल सकें हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि अब 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है और उसको लेकर के पहली बार क्या कहें कि इस जोर शोर से गैर भाजपावाद का जो नारा दिया गया है और उसमें 16-17 दल मिलकर के बीजेपी को हराने के लिए सामने आने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बैठक हो चुकी है पटना में, अब कर्नाटक में दूसरी बैठक होने जा रही है। तो इस पूरे जो महागठबंधन का रूप दिया जा रहा है, जो जुटान हो रही है, उसको किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, बंगाल को लेते हुए, ममता बनर्जी को लेते हुए? देखिए, ममता के लिए जो असल प्रतिद्वंदी है आज की तारीख में भी वामपंथी है और कांग्रेसी है। वहां कांग्रेस की जो आज दुर्दशा हुई है, उस दुर्दशा के लिए सीधे सीधे जिम्मेवार प्रणब मुखर्जी है, पूर्व राष्ट्रपति। वो वहां के बड़े नेता थे और वो सीधे हाईकमान से उनकी संबंध उनके इंदिरा गांधी के ही दौर से ठीक ठाक रहे हैं। उन्होंने वहां के लोकल नेतृत्व को पनपने नहीं दिया। कांग्रेस का एक दुर्भाग्य यह भी रहा है कि प्रियरंजन दास जैसे प्रखर नेता को 2009 में बीमार पड़ जाने की वजह से, क्योंकि वो लंबे अरसे तक बेड पे ही रहे, वो कांग्रेस की धार और धीरे धीरे कमजोर होती गई और ममता बनर्जी ने उस वैक्यूम को पूरी तरह से साध लिया। उनका अपोजिशन वहां आज भी कम्युनिस्ट ही है और कम्युनिस्टों को माना यह भी जाता है। मैं एक सिंपल बड़े भाजपा नेता का ही जिक्र करूंगा। पिछले दिनों ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा होनी थी और वे उनका एक कार्यक्रम था जिसमें वो प्रधानमंत्री से भी मिलने वाली थी। ठीक उसी दिन तथागत राय, मेघालय के पूर्व राज्यपाल, भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री जी, यहाँ कलकत्ता में आम लोगों के बीच बातचीत हो रही है कि दीदी के साथ दादा की सेटिंग चल रही है, तो आप स्थिति साफ कीजिए, अन्यथा हमारी पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। दूसरी बात,
कई लोग जो भाजपा में तृणमूल छोड़कर भाजपा में किसी भी कारणवश ईडी सीबीआई या जिस भी कारणवश छोड़कर गए हैं, वो आज की तारीख में भी अगर आप तफ्तीश कीजिएगा तो वो उसी पुरानी पार्टी के ही एक आध लोग ऐसे हैं जो उसी तृणमूल के ही सांसद हैं आज की तारीख में भी ऑफिशियली। उन्हें पार्टी से निकाला नहीं गया। जी जी। इसका कुछ अर्थ समझ रहे हैं? तथागत राय के ट्वीट के मद्देनजर इसको आप देखिए कि क्यों ऐसा मैसेज वहां जा रहा है। बहुत हाल तक लगभग 80 के दशक में 80 के दशक भी मत कहिए, 92 के जो राम मंदिर आंदोलन था उसके बाद वहां पहले सांसद जीतते हैं तपन सिकदर दमदम से, पहले विधायक जीतते हैं भाजपा के। तपन सिकदर भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष थे और पहले विधायक जीतते हैं जोड़ा साकू विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री। इससे आप वहां भाजपा की कितनी जमीन है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात तो स्पष्ट मान लीजिए कि बंगाल या फिर बंगाल से जुड़े जो भी राज्य रहे हैं वो कल्चरली तो उनका कोई ना कोई इफेक्ट तो जैसे बिहार है उस पर बंगाल का काफी असर आपको दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं शक शुबा नहीं होनी चाहिए। तो उस जो यूपी और बिहार में जात को लेकर के संकीर्णता है वो वहां पे उस तरह के जातीय आंदोलन नहीं दिखेंगे आप। अब कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको डिवाइड कर दे तो दिगर बात है, वहां सीधे सीधे वर्ग संघर्ष है अमीरों और गरीबों के बीच। और वो गरीब तबका वामपंथ के करीब इस वजह से जाता है क्योंकि उसको वामपंथ से उसे बेनिफिट हुआ है। भले आर्थिक तौर पे बंगाल को नुकसान हुआ है, वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है और ममता बनर्जी ने भी कोई वहां बहुत ऐसा क्रांतिकारी सुधार, जो मूल बात लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार का मामला है तो ममता बनर्जी ने ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया है। ममता बनर्जी सिर्फ एक दौर था ज्योति बसु के ही शासनकाल या बुद्धदेव भट्टाचार्य के शासनकाल में माना यह जाता था कि ममता एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन उससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन ये सत्ता चलाने के काबिल इनको नहीं माना जाता था। यही वजह थी कि एक लंबे अरसे तक लगभग 3-3.5 दशक तक वाम मोर्चा का शासनकाल वहां रहा। लेकिन बाद में जब वो नैनो को लेकर के जो आंदोलन हुआ उस दौरान ममता की हाइट इतनी बढ़ गई और फिर कुछ उससे पहले भी हुआ था, जैसे 1990 में ममता पर सीधे अटैक किया गया था कम्युनिस्ट कैडरों के द्वारा, जिसमें उनका सर फोड़ दिया गया था। हाजरा मोड़ पर ये वो धरने पे बैठी थी। इसके बाद हावड़ा ब्रिज पर भी एक आंदोलन हुआ था जिसमें वो रोड ब्लॉक किए हुई थी, उनको घसीट कर ले गई पुलिस। ये सब जो तस्वीरें आती हैं इसमें पब्लिक के नजर में ये माना जाता है कि सत्ता दमन कर रही है और उसमें स्वाभाविक है कि आदमी नायिका बन के उभर जाएगा। तो ममता बनर्जी ने अपना कद तो बढ़ा लिया था और राजीव गांधी के दौर में ममता बनर्जी को ठीक ठाक ये देने के लिए व्यवस्था भी बनी, उसमें बाधक बने प्रणब मुखर्जी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई इस तरह के केंद्र में कोई इस तरह की शख्सियत आए जो ये उनको डोमिनेट करे। जी जी। तो ये ममता बनर्जी उसके बाद उन्होंने अपना रवैया बदला। दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल ये, मैं भाजपा के साथ भी उनके जो संबंध है उसको लेकर के कई सवाल पहले से भी उठते रहे हैं। राहुल गांधी से ऐसे ही नहीं उन्होंने विरोध किया है और ऐसे ही नहीं राहुल गांधी के करीब जाने की कोशिश अब कर रही है। उसके पीछे उनकी सुनियोजित रणनीति है। आज की तारीख में ममता बनर्जी वहां की मायावती, सीधे सीधे अंदर। हालांकि दिखाया तो ये जाता है और ये आम पब्लिक के बीच में उनकी जो इमेज है वो हवाई चप्पल पहन करके, स्लीपर पहन करके निकलना, एक साड़ी में लिपटे हुए अपने आप को दिखाना, अपने आप को सर्वहारा वर्ग की बताने की कोशिश करना, वो उसके पीछे कारण यही है कि जो मैं मूल बात कह चुका हूं कि वो अपना मेन अपोनेंट्स मानती हैं कम्युनिस्टों को।
तो ज्योति बसु भी एक जमींदार घराने के व्यक्ति थे, चाहे वो ज्योति बसु हो, कम्युनिस्ट नेता जो टॉप लेवल के कम्युनिस्ट लीडर जी, हैं, जी। वो सब हाईली क्वालिफाइड थे। कोई ऐसे ही तो, चाहे वो इंद्रजीत गुप्त हो जी, जी। सीपीआई के, चाहे ज्योति बसु हो, इवन मैं एक तरह से कम्युनिस्ट मिजाज ही सुभाष चंद्र बोस का भी था। फॉरवर्ड ब्लॉक वहां का वाम मोर्चा गठबंधन का एक अभिन्न अंग है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी वहां इसी वाम मोर्चा की अभिन्न अंग है आज की तारीख में भी। जी जी। तो वो अपना मेन अपोजिशन उन्हें ही मानती हैं और उन्हें वहां से हटाने के लिए उन्होंने उसी रूट को धारण किया। वो आज भी काली घाट के टालीबाड़ी में रहती हैं जी जी। और वो अपने को सर्वहाराओं की नेता बताती हैं और उनकी गतिविधियां इस तरह से है। लेकिन एक तरह से ये आप इसको कह सकते हैं कि पीआर मैनेजमेंट है। जिस ढंग से घोटाले और ये सब उनके यहाँ पकड़े जा रहे हैं, भारी मात्रा में नकदी बरामदगी उनके मंत्रियों के यहाँ से हो रही है, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वहाँ कहा यह भी जाता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक के रूप में तो देखे हम तो जाते हैं। आपको इतनी देर से यही सारी बातें एक तरह से कह ही रहे हैं। उन्होंने अल्टरनेट के, तो जैसे सांसद हमारा चला गया, अब हम उस सांसद को या तो पार्टी से निकालें, अकेले गया है तो उसके साथ दल बदल और ये सब, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो सांसद एक बार जाके वहां ज्वाइन कर लिया, फिर दूसरी बार जब कलकत्ता लौट के जाता है तो ममता दीदी के साथ जाके अपना संबंध भी इजहार कराया। फिर दूसरी बार पता चला कि वो लापता हो गया, उसका बेटा यहाँ से घोषित किया और इसके बाद पता चलता है कि वो वहां पर दिल्ली जाके वो दूसरे खेमे में है। अच्छा, अब हम एक चीज जो आपने बताया कि ममता बनर्जी का जो भी विरोध है, उनकी जो राजनीति है पश्चिम बंगाल में वो कम्युनिस्ट विरोधी है। आज की तारीख में जो गठबंधन होने जा रहा है, जो महाजुटान हो रहा है, उसमें तो कम्युनिस्ट भी हैं, कांग्रेस भी हैं और उनके साथ ममता बनर्जी भी हैं। देखिए, कम्युनिस्ट ममता बनर्जी की भी कुछ व्यवस्थाएं हैं। भतीजा जो मैं तुलना कर रहा था जी, उसके पीछे अभिषेक बनर्जी, उनके कई मंत्री जो काफी क्लोज हैं, वो उसमें उनसे उनको निपटना है। तो कुछ तो व्यवस्था इधर अपोजिशन में आने पे ही महागठबंधन से उनकी थोड़ी ताकत बढ़ जाएगी, उनकी भी आवाज वहां तक जाएगी। लेकिन दिक्कत वही है, एक तो ममता बनर्जी अति महत्वाकांक्षी है। जी जी। दूसरी बात यह है कि उनके लिए वहां के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भारत के रेल मंत्री की कुर्सी से ज्यादा मायने रखती है। ये प्रकरण आपको जी जी जान ही रहे हैं। जी जी। तो वो ममता बंगाल के लिए तो नो डाउट आज की तारीख में सबसे बड़ी नेता है वहां की, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी हैं और उनकी कुछ भ्रष्टाचार के जितने मामले आए हैं उस पर हाई कोर्ट का जो रवैया है या उनके रुख को लेकर के वहां हाई कोर्ट के एक जज साहब ने काफी तीखी टिप्पणी भी की है। वो उनकी लाचारी है महागठबंधन के साथ बैठने की, लेकिन उनको पूरी तरह से विश्वसनीय माना नहीं जा सकता। और कम्युनिस्टों का तो वहां रहना, क्योंकि कम्युनिस्टों को उन्होंने एक तरह से, कम्युनिस्टों के पास मूल दिक्कत जो आ रही है वो नेतृत्व का संकट है। उस तरह ज्योति बसु या उस टाइप के लिए एक जो सबसे बड़ी दिक्कत बंगाल के साथ आती है वहां अराजकता फैलने की, वो है लंबे अरसे तक सत्ता पे को बनाए रखना, चाहे वो कांग्रेस हो। जब वो कांग्रेस सत्ता में थी तो 1967 तक, देश आजाद होने के बाद 1967 तक एक छत्र कांग्रेस ने राज किया। इसके बाद 3.5 दशक तक वाम मोर्चा ने शासन किया। ममता का भी शायद तीसरा टर्म है ये जो लंबे अरसे तक कोई सत्ता में बने रहता है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जितने लंबे अरसे तक विपक्ष में रहेगा वो कमजोर होता जाता है। नेतृत्व के संकट की वजह से वाम मोर्चा में भी वह तेवर और वह ये स्थिति नहीं रही जो ज्योति बसु के दौर में हुआ करती थी, एग्रेसिव। जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था, 1967 में आंदोलन हुआ करते थे। इसके बाद 80 के दशक में पूरा नक्सल मूवमेंट चला है वहां पे।
तो ममता उसका बेनिफिट लेते हुए चल रही हैं। वो अपने को अभी उनका एकमात्र जो उद्देश्य है वो है भतीजे का प्रोटेक्शन। जी, क्योंकि एक तरह से वहाँ आर्थिक असमानता बढ़ चुकी है, गांव में भयंकर गरीबी है। जब वो वाम मोर्चा के शासनकाल में कुछ देर के लिए लोगों के हिस्से में कुछ जमीन आ गई तो उस पर जोत बो रहे हैं। अगर आप आसनसोल से आपकी ट्रेन क्रॉस करेगी तो इतने वहाँ जो व्यवस्था हुई है, इतने छोटे छोटे खेत हैं, भयंकर बेरोजगारी है वहाँ पे कि आपको उसका विकल्प दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। और उसी का नतीजा है कि वहाँ के लोग बाध्य हो चुके हैं कि अब और कोई काम नहीं मिल रहा है तो चुपचाप पार्टी ऑफिस में ड्यूटी करो। अब हम अगर इसको समअप करने के दृष्टि से देखें तो ये जो जुटान हो रही है इसमें ममता क्या आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट तक इसमें शामिल रहेंगी? और दूसरी चीज कि अगर लीडरशिप की बात आती है तो क्या वो राहुल गांधी को एक्सेप्ट करने की स्थिति में होंगी? देखिए, कुल मिलाकर के बंगाल से एक ही ऐसा नेता रहा है जिसे एक बार मौका देने की चर्चा हुई थी, वे थे ज्योति बसु जी। आज की तारीख में ममता एक्सेप्टेबल होंगी ही नहीं। ममता का कद बंगाल से बाहर वैसा है नहीं जी। राहुल का कद काफी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बढ़ चुका। भारत जोड़ो आंदोलन, हाँ, भारत जोड़ो आंदोलन के बाद तो काफी बढ़ चुका है। और वो जिस ढंग से और भी जैसे उनकी अमेरिकी यात्रा या और भी ऐसे ये है कि वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और गुजरात वाला प्रकरण जो चल रहा है मानहानि वाला, वो भी एक मुद्दा है जिसमें वो विक्टिम कार्ड एक तरह से स्वाभाविक भी है कि कोई भी पार्टी रहेगी तो उसका लाभ उठाना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लिहाज से तो काफी बढ़ जाए। असल दिक्कत ये विपक्षी गठबंधन में तब आएगी जब सीटों के बंटवारे को लेकर के। अभी तो पटना में ममता बनर्जी ने भी कहा कि चेहरे पे बात नहीं होगी, एकजुटता पे बात होगी। लेकिन ये दिक्कत वहां आएगी क्योंकि वहां सीटों के ममता किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगी। पहले तो वो वाम मोर्चा को लेकर के बिल्कुल बहुत आसानी से हजम नहीं कर सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कम पर भी मानने को राजी नहीं होंगी। तो अभी क्या स्थिति होती है दूसरी बैठक होने के बाद ही तस्वीर कुछ सामने और आएगी। जो सबसे बड़ी बात, विपक्षी महागठबंधन की पटना में जुटान से पहले राहुल गांधी अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान कर चुके हैं कि सिर्फ विपक्षी एकजुटता से ही बात नहीं बनेगी। हमें एक नैरेटिव पेश करना होगा, एक विजन, अल्टरनेटिव विजन पेश करना होगा कि हम देश के लिए एकजुट हुए हैं। हम सिर्फ ऐसे ही एकजुट होकर बैठ नहीं गए हैं। देश के विकास के लिए हमारे पास क्या होगा तो हमें वो एक वैकल्पिक विजन हमको पेश करना होगा। तो अब इस पे कितनी बात बन पाती है ये वहां की बैठकों के बाद स्थिति साफ होगी। अभी कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है। अभी कोई स्पष्ट स्थिति इस वजह से नहीं है कि जहां पर भी आप जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे ईडी सीबीआई की गतिविधियां बढ़ रही हैं। जी। आप महाराष्ट्र का प्रकरण आपके सामने है, बिहार में लेके उसको जो खलबली मची है तो कहाँ क्या स्थिति होती है। हालांकि बिहार अभी बताया जा रहा है कि उस ढंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति चाहे जीते चाहे अजित पवार चाहे शरद पवार, बाजी हाथ में चाहे जिसके भी आए, जी जी, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो दोनों खेमों में खलबली मची हुई है ना। जी जी, असामान्य स्थिति पैदा हुई है। वह स्थिति यहाँ बंगाल में भी है। और जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, जो लोग या गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, उनको ये मान के चलिए कि मौका आएगा तो किसी भी स्तर पर कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में होंगे और वो बदलने से चूकेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे लिए समय दिया और 2024
लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है, उस पर आपने कुछ प्रकाश डाला, ममता बनर्जी पर आपने प्रकाश डाला और बंगाल की पृष्ठभूमि को लेते हुए और वर्तमान स्थिति को देखते हुए खास तौर पर जो राजनीतिक हिंसा है उस पर काफी कुछ जानकारी दी। हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे और इस पर चर्चा को आगे भी हम लोग बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में कर्नाटक में जो बैठक होने वाली है संभवतः 17-18 को ही बैठक है, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे। तब एक आज जो आपने कहा कि कुछ चीजें अभी आगे वाली दूसरी बैठक के बाद सामने आएगी, तो उसके बाद फिर हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।